अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने एमसीक्यूज जो हम लोग देख रहे थे, दो लेक्चर्स हमने कंप्लीट करे थे। आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग अगेन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अच्छा, अब शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ में क्या का मकसद है कि जैसे जैसे कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, दो एटम्स करीब आते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एटम एक दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े है, समझो एक रस्सी है इनके बीच में, तो ये थोड़ा दूर दूर है। जब दो बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि दो रस्सी है इनके बीच में, दो रस्सी और मजबूत से दूसरे को टाइटली पकड़ के रखेगी तो दूसरे के और थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कार्बन है, इसके बीच में जब दो बॉन्ड आ जाएंगे तो ये और करीब हो जाएगा। और अगर इसके बीच में तीन बॉन्ड आ जाते हैं, 1 2 3, तीन बॉन्ड आ जाएंगे तो ये दो कार्बन और एक दूसरे के मज़ीद करीब हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर इस ऑप्शन में शायद द ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है 1500 कैल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड 2000 कैल ऑफ वर्क इज डन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। अच्छा, जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है, जो डेल्टा यू होता है हमारे पास, वो बराबर होता है वर्क प्लस क्यू के, वर्क डन प्लस हीट एनर्जी के। अब यहाँ पे हमारे पास 2000 दिया हुआ है और 1500 दिया हुआ है। जब आप इसको प्लस करोगे तो 3500 कैलोरीज हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। गैमा रेस क्या होते हैं? गैमा रेस हमारे पास फोटॉन्स होते हैं, क्योंकि गैमा रेस का ना कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है। उसकी बात है 20 ग्राम एक्टिव मास ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड एम। अच्छा, यहाँ पे NaOH है, ठीक है। फाइंड एम, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है, ठीक है, और हमें वॉल्यूम गिवन है, लेकिन हमें तो मास नहीं चाहिए, हमें तो मोल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मास से हम निकालेंगे मोल, ठीक है, इससे मोल निकालेंगे। जब आप इससे मोल निकाल लोगे, क्योंकि NaOH का मोलर मास इसका Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और H का 1 होता है। जब इसको प्लस करोगे तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा 58 तकरीबन आ जाएगा। तो 58 नहीं आएगा, इसका आप कैलकुलेट कर लेना। 23 Na का होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो आप जब इसको तीनों को प्लस करोगे तो आपको मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है। मोलर मास आ जाएगा तो आप 20 से इस मोलर मास को डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे। आप उन मोल्स को यहाँ रखो और ये वॉल्यूम जो है ये मिलीलीटर में है, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर लेना लीटर में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप इसको डिवाइड बाय 1000 करवा देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को डिवाइड बाय 1000 करवा देना तो आपके पास डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। और जब वॉल्यूम आ जाएगा तो आपका आंसर जो होगा वो 1m आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर विच आइसोमर्स। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। जो ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज के अंदर होता है कीटोन, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है। उसके बाद द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl(N). अच्छा, ये यहाँ पर इन आई थिंक ये होगा HClO। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये N अलग लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो है
ये होना चाहिए HClO, क्योंकि मोस्टली इसी का पूछा जा रहा होता है हमारे पास। तो जब HClO का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल H है, इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का हमें निकालना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस आएगा। इसको इरेज करके इरेज नहीं हो रहा है, साइड पे लिख देती हूँ मैं। तो 1 हाइड्रोजन का होता है प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए हम इसको 0 से इक्वेट करवाएंगे। तो जब आप इसको इक्वेट करवाओगे तो तकरीबन हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो +1 होगा। तो यहाँ पर +1 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोमॉर्फस? अच्छा, आइसोमॉर्फस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, यानी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए सेम पैटर्न से होते हैं, तो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से सेम हो तो वो कहलाते हैं आइसोमॉर्फस। ठीक है। तो यहाँ पर NSO4 और NaCl जो है ये हमारे पास आइसोमॉर्फस होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसकी बात है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दो पेयर्स में से किसकी है जिनकी सेम होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की नहीं हो सकती क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होता है। सिमिलरली इसमें भी नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े सही नहीं है क्योंकि अगर आप लोग इसका देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बिल्कुल अलग होती है, सोडियम और ऑक्सीजन की भी अलग होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F नेगेटिव की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन से मिलती है, कैल्शियम से नहीं मिलती। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मसला है, तो इस MCQ को रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं फॉलो कर रहा इस बात को। सही है। उसके बाद 9 पर आते हैं। 9 में भी आई थिंक डैश आर फास्ट मूविंग। बेसिकली अगर एक होती है रेस की बात करें तो अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, तो डैश रेस आर फास्ट मूविंग, तो बेसिकली आई थिंक यहाँ पर बात हो रही है बीटा रेस की। अगर बीटा रेस की बात हो रही है तो बीटा रेस हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोप जो है वो फैटी एसिड से मिलके बनता है। जब हम फैट को रिएक्शन अल्कलाइन सॉल्यूशन से करवाते हैं तो सोप बनता है। प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकल पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स, जो है वो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। सेकेंड हेलोजन कम्स टू डैश पीरियड। अच्छा, सेकेंड पीरियड में हमारा फर्स्ट हेलोजन आता है, तो सेकेंड हेलोजन जो है वो थर्ड पीरियड में आएगा क्योंकि फर्स्ट हेलोजन सेकेंड में आता है तो सेकेंड थर्ड में आएगा। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ग्रेफाइट में क्या होता है, इसकी कुछ इस तरीके से ग्रेफाइट में कार्बन अरेंज होते हैं पैरेलल, तो पैरेलल ही इसमें से करंट पास होता है, तो पैरेलल टू इट्स प्लेन। कैथोड एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ, कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में
बेसिकली इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था। कैथोड रेस नहीं होगा, आई थिंक ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होगा, कैथोड रेस भी कहते हैं वैसे तो। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0200570। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैंने एक लेक्चर डाला था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद का जो लीडिंग जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो आ जाए उसके बाद वाला जीरो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो बेसिकली ये 2 से लेके इस जीरो तक के जो जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। हाइस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका होगा जिसका सबसे कम मोलर मास होगा। जब आप इन चारों में से निकालोगे तो सबसे कम CH4 का आएगा, जिसको कि 16 होता है। एक्वेरिजिया इज़ द मिक्सचर ऑफ, एक्वेरिजिया जो है वो 3 HCl और एक HNO3 कंसनट्रेटेड से मिलके बनता है। आई थिंक यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शन हैं, तो 3 अच्छा ये डाइल्यूटेड है सॉरी, तो ये वाला कंसनट्रेटेड वाला सी होगा। 3 HCl की कंसनट्रेटेड यूनिट्स और 1 नाइट्रिक एसिड का। उसके बाद ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इन। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस किस में हो रही है। अच्छा, ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर का भी भरना ऑक्सीडेशन होती है। अगर आप पहले वाले को देखो Mn+2 +7 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है +2 से +7। इसी तरह माइनस से +1 हो रहा है क्लोरीन, ये भी ऑक्सीडेशन है। -2 से -1 हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा कि सबके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सॉरी सबके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए सबके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है। द pH ऑफ स्ट्रॉन्गली अल्कलाइज सॉल्यूशन में भी pH सबसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा pH होगी उतना ज़्यादा सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा, क्योंकि 7 के बाद जितनी ज़्यादा pH जाएगी वो अल्कलाइन बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैसे तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, अगर वैसे तो सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है तो फिर वो बेरियम होगा। वैसे सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये ग्रुप 1 और 2 हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनमें बेरियम होगा, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो बेरियम जो है वो सबसे नीचे आता है ग्रुप 1 में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा उसकी होगी। द एलिमेंट हैव द लोएस्ट IP। जिस एलिमेंट की सबसे कम IP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसका लार्ज एटॉमिक साइज होगा, बिल्कुल। हायर शील्डिंग इफेक्ट होगा, बिल्कुल। स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज यानी कि तीनों बातें उस एटम में होंगी जो लोएस्ट IP वैल्यू शो करेगा। 45 ग्राम ऑफ वाटर contains as many particles as contained by 25 gram of element X. The relative mass of element X. अच्छा, अब यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि 45 ग्राम पानी है, उसके अंदर सेम पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। जितना कोई एलिमेंट X है उसके 25 ग्राम में होंगे। हमें मास दिया हुआ है तो हम इस मास से वाटर का जब मोल्स निकालेंगे तो वो तकरीबन आपके 2.5 मोल्स निकल कर आएंगे, ठीक है। ये 2.5 मोल्स निकल कर आएंगे। जब आप पानी के मोल्स निकाल लोगे, ठीक है, जब आप पानी के मोल्स निकाल लोगे तो इन मोल्स को और इस मास को इस्तेमाल करके आप इस एलिमेंट X का मास निकालोगे। यानी कि मास के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे आप, जो मोल्स का फॉर्मूला होता है बस उसी को रीअरेंज कर लेना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब आप यहाँ पे सॉरी मास नहीं मोलर मास निकालोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि जो मास गिवन है, ये मास नहीं मोलर मास, क्योंकि मास तो हमें गिवन है ना, तो मोलर मास निकालने के लिए
आप क्या करोगे, जो आपको मास दिया हुआ है जो कि 25 है, उससे आप डिवाइड करवाओगे। जो हमने मोल्स निकाले हैं यहाँ पे 2.5 आएंगे, ठीक है, 2.5 मोल्स आ गए। तो 25 डिवाइड बाई 2.5 करोगे तो तकरीबन 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो देखो एक का मास दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे का भी मास दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसका तो वाटर का तो मैं मोलर मास पता है क्या है, लेकिन आपको एक्स बताना है कि एक्स का मोलर मास क्या होगा। तो मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय, सॉरी, मास डिवाइडेड बाय मोल्स। इसके मोल्स हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम इसके मोल निकाल भी नहीं सकते क्योंकि हमें इसका मोलर मास नहीं पता। तो हम जब इसके मोल्स निकालेंगे तो इसके मोल्स को इस्तेमाल करके, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर किसी एटम के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसका मतलब क्या है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो वही मोल्स इसके लिए इस्तेमाल करेंगे और इसका रिलेटिव मास निकाल लेंगे। ट्राइटियम हैज़ डबल द नंबर ऑफ, अच्छा, ट्राइटियम जो होता है वो हमारा जो हाइड्रोजन है उसका एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 3 होता है। अगर आप देखोगे तो उसके अंदर प्रोटॉन 1 आ रहा है, 3 - 1, और न्यूट्रॉन 2 हैं। तो ये क्या होगा, प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, यानी कि डबल नंबर ऑफ, सॉरी, न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन होगा, डबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन डबल होते हैं प्रोटॉन के मुकाबले में। चूज द बेस्ट कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेटिस्फाई द इक्वेशन C3H4। अच्छा, अब यहाँ पे C3H8 + O2 CO2 + H2O, बेसिकली यहाँ आपको ना इसे बैलेंस करना है। तो आप बैलेंस जब करोगे इसको, तो बैलेंस करने के बाद इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 1, 5, 3 और 4। मतलब इसके साथ 1 लगेगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ 5 लगेगा, और कार्बन के साथ 3 लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वाटर के साथ 4 लगेगा। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, सही है। अच्छा, पहली बात क्या है, आप ऐसे भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो यहाँ पे कार्बन 3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कार्बन को यहाँ 3 लगेगा, लाजमी कार्बन कहीं और नहीं आ रहा। तो जब इसमें यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 लगाने के लिए बैलेंस करेंगे, तो यानी कि इधर 1:3 होगा, यानी कि पहली पोजीशन पे 1 आना चाहिए और थर्ड पे CO2 तो थर्ड पे 3 आना चाहिए। तो उस इक्वेशन को देख के आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी इसके आंसर्स गिवन है। अच्छा, इसमें ना जब ये हमने एक MCQ जो स्किप करा है उसका आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि उसका आंसर MCQ के हिसाब से मैच नहीं करता। तो उसको छोड़ के बाकी सबके आप यहाँ से आंसर देख सकते हो। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉलिबिलिटी जो होती है गैस की वो इंक्रीज़ होती है जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हीलियम इज़ अ इनर्ट गैस, हीलियम इनर्ट गैस है क्योंकि उसकी नो वैलेंसी नहीं होती, मोनोटॉमिक होती है, सारे ऑर्बिटल फिल्स होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। What will be the volume of 0.8 ग्राम of CO2 at 27 आई थिंक ये जो है 27 टेम्परेचर होगा, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो ये आप इसको करेक्ट कर लेना। 27 डिग्री सेल्सियस विद प्रेशर ऑफ 0.02180 m। अच्छा, तो यहाँ पे हमसे बोला है वॉल्यूम निकालो, तो यहाँ पर आप जो है जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करोगे जो होता है PV = nRT। R की वैल्यू भी 0.0821 होती है, ठीक है। R की जगह आप 0.0821 रखोगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें जब नहीं गिवन होते तो हम मोल्स को 1 कंसीडर करते हैं। टेम्परेचर को जो है वो केल्विन में रखोगे आप लोग, ठीक है। केल्विन में जाने के लिए क्या करोगे, ये जो 27 है ना इसमें प्लस करवा दोगे 273, तो ये केल्विन में चला जाएगा, ठीक है। और प्रेशर गिवन है, ये रहा 0.08218 हम एज इट इज पुट कर दोगे। वॉल्यूम निकालना है तो बेसिकली वॉल्यूम के लिए क्या होगा, ये P निकल कर इधर nRT के नीचे चला जाएगा, तो V = nRT/।
टी इसका फॉर्मूला बनेगा और उसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर है वो आएगा तकरीबन 3 डेसीमीटर क्यूब। वॉट शुड बी पास फॉर क्लोरीन टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि होता है CaOCl2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, बिलोंग्स टू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड, बोथ A and B। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो क्या दिया हुआ है 1s2 2s2 6p6 3d3। अच्छा, बेसिकली जब हमारे पास डी के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं तो आपको अगर इसकी जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वो कुछ ये होती थी कि NS2, N-1 D, और इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक कोई से भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। आप अगर देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में जा रहे हैं, डी के साथ का नंबर है 3, यानी कि ये जो डी के साथ n है ये 3 है, तो s के साथ कौन सा नंबर होता था, डी में एक 1 मिला दो। देखो s के साथ जो नंबर है n, डी के साथ उसमें से -1 करके आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे 3 है, 3 का क्या मतलब है कि 3 कैसे आया होगा, ये वाला जो n है इसमें से माइनस करके -1 करके, तो यानी कि ये 4 होगा, ये 4 होगा। इस 4 में से जब -1 किया होगा तो ये 3 आया है, तो हमारे पास जो ये एलिमेंट होगा ये 4th पीरियड का होगा। हमेशा याद रखना आप लोग, जो भी डी के साथ नंबर आ रहा होता है ना वो एस के बाद आ रहा होता है, और एस का जो शेल होता है, जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सबसे बड़ा जो शेल नंबर होता है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, बेसिकली ये गलत है, ये 1s2 2s2 2p6 होगा, ये 6p6 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर 3d3, तो यहाँ पर 4s2, तो 4th पीरियड का एलिमेंट होगा। विच वन कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। विच वन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो ऐसी स्पीशी जो किसी इलेक्ट्रॉन पे अटैक करे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने वाली स्पीशी खुद पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर NaNO+2 जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पर अटैक करेगा। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन हुज थ्रेशोल्ड इज 39 किलो जूल। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है उसमें से माइनस कर दो इंटरनल एनर्जी को, एवरेज इंटरनल एनर्जी को। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है 39 किलो जूल पर मोल, एंड इंटरनल एनर्जी जो है वो 10 किलो जूल दी हुई है। तो जब आप 39 में से 10 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 29 किलो जूल पर मोल। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन प्रोसीड टूवर्ड्स। अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अच्छा एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही होती है, ठीक है, हीट जो है वो रिलीज हो रही होती है। रिलीज कब होती है, रिएक्शन जब खत्म होता है, रिएक्शन होता जाता है, एनर्जी रिलीज होती जाती है, तो एनर्जी जो है यानी कि हीट जो है वो रिएक्शन में हमारे पास एज अ प्रोडक्ट होती है, एज अ प्रोडक्ट हमारे पास होती है एनर्जी। ठीक है, तो प्रोडक्ट में जब भी कोई चीज़ बढ़ाते हैं, ली चार्टिलर प्रिंसिपल क्या कहता है, जब प्रोडक्ट की तरफ आप कोई चीज़ बढ़ाओगे तो वो जो है रिएक्शन वो बैकवर्ड जाएगा। तो हीट हमें कहाँ मिल रही है, प्रोडक्ट में। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टिलर प्रिंसिपल। विच सॉल्ट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोलिसिस।
अच्छा, प्रोड्यूस हाइड्रोलिसिस जो है इसका मतलब क्या है कि वह हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी में मिलाने पे जो सॉल्ट है CH3COO Na वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। सही है। उसके बाद इन क्रिस्टल ऑफ ZnSO4 X7H2 द वैल्यू ऑफ एक्सेस। अच्छा, ये जो है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये जो है हमारे पास ZnSO4.7H2O, इसको कहते हैं वाइट विट्रॉल या जिंक विट्रॉल। तो X की जगह 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आता है। इन Cl2O4 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इज। यहाँ पे भी सेम तरीका है। देखो, Cl का हमें निकालना है। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि Cl के नीचे अगर आप देखो तो 2 लगा हुआ है। सही है। फिर प्लस का साइन आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, -2 और मल्टीप्लाई बाय 4। 4 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे 4 लगा हुआ है। इसको करवा देंगे हम 0 से इक्वेट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 हो जाएगा। -8 जब वहाँ जाएगा तो ये वहाँ जाकर प्लस का 8 हो जाएगा। ये यहाँ जाके प्लस का 8 हो जाएगा। ये वाला जो 2 है ये भी उस तरफ जाएगा। जब भी उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड बाय 2 होगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा 2। जब डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 करोगे तो हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 4। FeSO4 प्लस Cl2। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं इस इक्वेशन में, विच वन इज ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन। कौन इसमें ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज वो होगा जिसके जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पर Fe जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर Fe का जो वो है यहाँ पे ये -2 है। ठीक है, और ये प्लस होता है, सॉरी ये -2 होता है और ये +2 होता है। लेकिन अगर आप यहाँ जाके देखो तो यहाँ पर FeSO4 3। अच्छा, यहाँ पर भी ये, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो S के नीचे आता है। S का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो Fe के नीचे आता है। तो यहाँ पर Fe का जो पहले 2 था तो SO4 का तो ऑलरेडी 2 होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे 2 के बजाय 3 है तो देखो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर Fe का इंक्रीज हुआ है +2 से +3 पे। पहले यहाँ पे क्योंकि SO4 ऑलरेडी -2 होता है ना, अब यहाँ पे देखो 3 लगा हुआ है SO4 के साथ, तो यहाँ पे मतलब Fe 2 से 3 की तरफ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो Fe है ये ऑक्सीडेशन हुई है इसमें, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा है। विच इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अच्छा, यहाँ पे ग्लाइसिन जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। अगर आप लोगों को अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर और उनके नाम पता है तो ग्लाइसिन एक सबसे सिंपल अमाइनो एसिड होता है जिसके अंदर एक ही हाइड्रोजन आ रहा होता है। ठीक है, सबसे सिंपल यही होता है। व्हाट इज़ द IUPAC नेमिंग ऑफ CH3 2CHOCH। अच्छा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, इसको खोल के लिखूँ, तो इस CH के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, एक CH3 ये रहा और एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ है।
एक CH3 ऊपर लगा हुआ है, एक CH3 इधर लगा हुआ है, फिर इसके बाद इसके साथ O है और फिर O के साथ एक CH3 है। ठीक है, इस किस्म का स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो तो चेन कुछ यूँ सेलेक्ट होगी इसकी, एक ऐसे, सॉरी इसकी जो है वो चेन न्यू सेलेक्ट होगी ऐसे करके, एक चेन न्यू सेलेक्ट होगी और एक ये रहा पूरा ये। तो अगर आप देखो इसके अंदर तो 1 2 3, 2 पर आ रहा है मिथॉक्सी और ये 3 है तो इसको 3 को कहते हैं प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा, ए वाला 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर आप लोगों ने आयोपैक नेमिंग पढ़े हैं ईथर्स के, तो ये ईथर है जिसमें बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ आर होता है। तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है अल्कीन की चेन के अंदर, तो इसलिए 2 पे आ गया मिथॉक्सी, एक कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, और प्रोपेन। नायलॉन जो होता है वो एक पॉलीअमाइड होता है। लो IP इज ड्यू टू, अच्छा ये जो है ये रिपीट हुआ है जो अभी हमने ऊपर किया था, ऑल ऑफ दीज स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज लार्ज। अच्छा what which element has different number of protons and neutrons, different number of protons। अच्छा तो यहाँ पे जो आई थिंक ड्यूटीरियम होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, क्योंकि Na+ के अंदर चूँकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं। तो आई थिंक यहाँ पे डिफरेंट विच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ड्यूटीरियम के अंदर ड्यूटीरियम जो होता है ये बेसिकली हाइड्रोजन और ये 1 और 2 बेसिकली यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट नहीं सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही है, तो फिर ये हमारे पास ड्यूटीरियम करेक्ट होगा, क्योंकि ड्यूटीरियम के अंदर ही सेम होते हैं, बाकी Na पॉजिटिव और -2 में नहीं होते। If H gains an electron it resembles with, अगर H इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये अल्कली मेटल जैसा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अल्कली मेटल जैसा नहीं होगा, क्योंकि गेन करने पर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं हेलोजेंस, तो हेलोजन जैसा होगा, क्योंकि मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। द मोलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 104, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 34.62% एंड हाइड्रोजन 4.08 and oxygen is 62.3% of the formula of compound is। अच्छा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो देखो आप क्या करोगे, इन सब के मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 104 के बराबर आ रहा होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे CH3 H4 और O4 जब आप निकालोगे इसका, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकल कर आएगा 104, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बजाय कि आप पूरा सॉल्व करो।
इन 1932 जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। When white light passes through the prism, the light which suffers least deviation have a wavelength of। अच्छा, लीस्ट डेविएशन का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा डेविएट नहीं होगी, मतलब ज़्यादा एंगल पे नहीं फैलेगी। तो वो वही लाइट होगी जिसका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो ये 7000 एंगस्ट्रॉम वाली जो कि रेड होती है, रेड की जो रेड विजिबल रीजन में रेड की जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये जो होती है ये बहुत कम डेविएट होती है। तो ये हमारे करेक्ट हो जाएगा। व्हेन इथाइन विथ वाटर द फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट विल बी। अच्छा, जब इथाइन का पानी का रिएक्शन होता है तो इथेनॉल बनता है। ठीक है, इथेनॉल बनकर आता है। अच्छा, इसके ये आंसर्स है, इसको चेक कर लेना। द अमाउंट ऑफ एस प्रेजेंट इन 1.5, ये मान ली ये MOL मोल है, मोल ऑफ H2SO4। अच्छा, अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो ये जो मोल दिए हुए ना, इसको देखो, इसको यूज़ करते हुए आप क्या करोगे, आप निकालोगे सल्फ़र का मास। अब सल्फ़र का मास कैसे निकालोगे, बेसिकली बस इस मोल से आप डिवाइड करवा दो सल्फ़र का, वो मल्टीप्लाई करवा दो सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है, तो मास निकल कर आ जाएगा सल्फ़र का। ठीक है, 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे मोलर मास से, यानी कि 32 से, डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, इसका मोलर मास होता है 32, तो जो आंसर हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा 48। तो 1.5 मोल ऑफ H2SO4 में 48 ग्राम सल्फर होगा। अच्छा, उसके बाद है एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो रिएक्शन में होती है हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो इनिशियली, और फिर प्रोडक्ट दे रहा होता है हमें। तो जब आप रिएक्टेंट साइड पे हीट दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक में हीट हमारे पास रिएक्टेंट होता है। अगर आप हीट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है, तब तो आप लोग को याद हो गया होगा। इंटरनल एनर्जी 10 दी हुई है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 39 दी हुई है, ऊपर मैंने बताया है, सेम उसी फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, 39 माइनस 10 करोगे तो 29 आ जाएगा। इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स आर इक्वल होते हैं। सोडियम हेक्सासियानो कोबाल्टेट। अच्छा, इसमें क्या होगा, सोडियम है, यानी कि ये बात हो रही है एक कैटायन की, कैटायन होता है सोडियम, कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। हेक्सासियानो लाइगेंड की बात हो रही है, और कोबाल्टेट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है, तो मतलब सोडियम के साथ 3 लगा होगा, तभी माइनस होगा 3 आएगा 6 से। sp हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन, sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इथाइन में पाई जाती है, इथाइन ऑप्शन डी जो है वो है। अमाउंट ऑफ सल्फर अगेन ये वही 48 ग्राम। वॉट विच सॉल्ट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोलिसिस, अगेन CH3COO Na, फॉरन डिजॉल्व होकर हाइड्रोलिसिस कर लेता है, पानी से रिएक्शन कर जाता है। फ्रॉम विच पीरियड डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स। अच्छा, यहाँ पे वही वाला सवाल है, बस यहाँ पे क्या है 4:2 को हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, तो अच्छा यहाँ पे 4 ही सही होगा, हाँ 4 ही सही होगा। और ये जो है ये आई बिलीव हाँ 4th पीरियड से ही होगा ये एलिमेंट। उसके अलावा विच रूल वैलिडेटेड इन फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो 1:2 2:2p6 3:3p6 4:2,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सही दी हुई है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज़ तो बिल्कुल ठीक है। यह तो इस MCQ में कोई मिस्टेक है तो इसका तो कोई गलती है ही नहीं, तो इसको स्किप ही करते हैं। ऑन डिसोसिएशन ए बी द सॉल्यूशन इज। अच्छा, अगर ऐसा कुछ किस्म का सवाल आए, आपको एक क्वेश्चन दे के बोले कि आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है, और बोले आपको कि बताओ इसमें क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा। अगर आप लोग देखो तो AB का 1 मोल जो है वो इनकी 1 वाले कंसनट्रेशन दे रहा है, यानी कि इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ मतलब 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ तो मतलब 1 है ना। तो मतलब जो रिएक्टेंट साइड पे था कंसनट्रेशन, वही प्रोडक्ट साइड पे है 1:1 का रेशो। यहाँ पे भी AB 1:1 है, यहाँ पे भी AB की आयनिक कंसनट्रेशन 1:1 है। तो यानी कि जब दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो ना ही सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, ना ही सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा, बल्कि इंटरमीडिएट सैचुरेटेड होगा। एसिडिक बफर क्या होता है? जब आप वीक एसिड इसका साथ उसका सॉल्ट बनता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहाँ पर वीक एसिड क्या है? CH3COOH, और इसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या है? CH3COONA। और ये कैसे आता है? जब हम CaCOOH का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के साथ करवाते हैं, NaCl के साथ, सॉरी NaOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं, तो आता है हमारे पास CH3COONA। द गैस ओबे आइडियल बिहेवियर। अच्छा, जो ये वो वाला पार्ट है जिसमें डेविएशन आ जाती है कि जब आइडियल गैस रियल गैस से ओबे करती है, तो ये बेसिकली हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ऐसा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल गैस जो होती है वो बिहेवियर शो करती है, रियल गैस आइडियल गैस जैसे। NCl2O4, यहाँ पर अगेन 4 ये वो रिपीट हो रहा है। विच वन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये भी रिपीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? जो खुद पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव चीज़ पर अटैक करेगा। 1s2 2s2 2p6 में पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली, अच्छा यहाँ पे फॉलो नहीं, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा लॉ है जो कहता है कि आपके पास जो है वो वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 1s2 के बाद 2s6, हालांकि s के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और फिर 2p6 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से उनके ऑर्बिटल में नहीं डाला गया। ठीक है, तो ये जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की यहाँ वायलेशन हुई है। बैकवर्ड रेट ऑफ 1.7 एक्सपोनेंट -4 kc रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज। बैकवर्ड रेट दी हुई है, kc दिया हुआ है, और बोला हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बताओ। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि kc इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या आपने आई थिंक डेरिवेशन जब की होगी तो आपको शायद याद भी आ रहा हो, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो हमें निकालना है, सही है, और बैकवर्ड रिएक्शन हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो तकरीबन आंसर आपका निकल कर आएगा 1.7 1 अच्छा, इन्होंने डायरेक्टली दे दिया तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनीथ, नंबर ऑफ बीटा कार्बन इज 2 क्लोरो है। 2 क्लोरो का मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है और उस पर 2 मिथाइल भी है, 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे क्लोरो भी है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ बीटा कार्बन्स होंगे वो होंगे 3 के, एक तरफ क्लोरो लगा हुआ होगा, बल्कि अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, इस पे क्लोरीन लगा हुआ है और ये सही, तो 3 बीटा कार्बन होंगे, सही है। इन बीटा एलिमिनेशन द हाइड्रोजन मूव फ्रॉम बीटा, बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होता है। एनायन मूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं हमेशा, तो एनोड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल, फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 होता है। अ सर्टेन कंपाउंड गिव्स 1.6 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4.8 ग्राम ऑफ O2। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द, आप सिंपल क्या करोगे, ये जो दिया हुआ है मास, इसको पहले मोल में कन्वर्ट करोगे कार्बन के, ठीक है। ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, इसके साथ भी यही वाला काम करोगे कि आप इसको भी मोल में कन्वर्ट करोगे। जब आप दोनों को मोल में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन कुछ इसका आंसर आएगा, कार्बन का जो है वो 0.3 आएगा और सेम आएगा ऑक्सीजन के लिए 0.3। अब मैं आपको ट्रिक बता दूँ इसको करने की। देखो, जब भी आपके पास इस तरीके से आए कि आपको मास देके बोले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आप इसके मोल्स निकालोगे और मोल्स को देखोगे। अगर फॉर एग्जांपल 0.3 है, इसको आप राउंड ऑफ करके एक अगर होल नंबर बनाना चाहो तो आप लीस्ट जो करीब हो वो 1 के हो, यहाँ पे भी लीस्ट करीब अगर आप करना चाहो इसको होल नंबर में तो 1 आएगा, है ना, ऐसी है। 0.3 से अगर आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहो तो सबसे करीब 1 ही है, तो दोनों के लिए 1:1 का रेशो आ रहा है, तो यानी कि ये CO का फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के मोल्स निकाल के देख सकते हो। फॉर एग्जांपल 4.2 है, अगर 4.2 है अगर, तो आप इसको 4 कंसीडर कर लोगे, यानी कि जो नंबर यहाँ होगा वो कंसीडर कर लोगे। अ गैस कैन बी डिस्क्राइब एज इट पार्टिकल मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, इसके पार्टिकल जो है वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। विच वन ऑफ दिस डजंट बिलोंग टू रेडियो एक्टिव फिनोमिना। अच्छा, यहाँ पे सिटी स्कैन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव रेज नहीं होती बल्कि इधर मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इनसॉल्यूबल गैस collected over water at a pressure of 740 torr if it is saturated with water at a pressure of 13 then the pressure of dry gases। अच्छा, ड्राई गैस का प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि जो टोटल प्रेशर होता है उसमें से आप माइनस करवा दो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है उसको, तो हमारे पास कलेक्टेड वो जो हमारे पास गैस होती है उस ड्राई गैस का प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे 745 टॉर जो है वो टोटल प्रेशर है और जो यहाँ पे वाटर वेपर उसके ऊपर से मिले हैं उनका 13 है। जब आप इसमें से 13 को माइनस करोगे तो हमारे पास जो गैस है ड्राई गैस उसका हमें मिल जाएगा प्रेशर जो कि है 732 टॉर। अर्ज अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर
के बजाय, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर की सरफेस टेंशन का होता है। क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल बट मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 120। ये जो सिचुएशन होती है, अगर आपने क्रिस्टल सिस्टम याद किया हो तो ये रोम्बोहेड्रल की कंडीशन होती थी कि अल्फा बीटा गामा बराबर होते थे, लेकिन इस तीनों अनइक्वल होते थे 90 के। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड इंटरमीडिएट होते हैं, आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड के बीच के होते हैं। फॉर्मूला ऑफ लॉफिंग गैस जो होता है वो N2O होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली विथ Br2 विथ बट नॉट विथ I2। Br2 के साथ कौन सी चीज़ है वो फौरन रिएक्शन कर जाएगी? अच्छा, यहाँ पे Fe+2 आयरन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ़ौरन रिएक्शन कर जाएगा Br के साथ। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि Br जो है हमारा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि आयरन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। 3 liter solution of BaCl2 has chlorine ion concentration of 0.20 and the barium ion concentration in this solution is। अच्छा, अगर आप इसको देखो तो BaCl2 है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, BaCl2 फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें से बोला हुआ है क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन है 0.20 m। अगर आप देखो तो B और 1 के मुकाबले में 1:2 का रेशो है, B 1 है और Cl 2 है। अगर Cl की कंसंट्रेशन देखें तो ये 120, यानी कि अगर Ba की जो होगी उसके मुकाबले में Cl की डबल होगी, और Cl की जो होगी उसके मुकाबले में हाफ Ba की होगी। अगर आप 0.20 का हाफ करो तो 0.10 आएगा, जो कि Ba की कंसंट्रेशन हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। द रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करता, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है, तो ये खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ऑक्सीडाइज होगा। S&P ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड, अच्छा हाँ, ये कहलाते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। Röntgen rediscovered X-rays and Moseley found that the frequency of the X-rays emitted from anode increases with the, अच्छा, जो रेंजन ने किया था एक्सपेरिमेंट, तो अच्छा मोसले ने किया था, तो इसने बताया था कि फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो इंक्रीज इन द प्रोटॉन नंबर ऑफ मेटल इज, इधर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। इन a specified condition the rate of consumption of N2O5 in the reaction is 0.5 mole N2O5 liter inverse into second inverse and the rate of formation of NO2 is। देखो मोल दिए हुए हैं N2O5 के, अगर आप स्टेशियोमेट्री अप्लाई करो तो ये डबल है और ये 4 है, यानी कि जो मोल N2O5 के होंगे उसके मुकाबले में डबल मोल NO2 के होंगे। अगर N2O5 के 0.5 मोल है तो NO4 का 1 मोल होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट, अच्छा, स्टेट फंक्शन क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज़ जो सिस्टम की सिचुएशन पे डिपेंड करती हो, जो उसकी स्टेट पे डिपेंड करती हो, लेकिन पाथ पे ना डिपेंड करती हो, ठीक है, करंट स्टेट पे डिपेंड करती हो और पाथ पे ना डिपेंड करती हो। तो इधर से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्यू, क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करता ही, तो ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा। सॉरी, स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं करता। सपोज यू हैव अ बलून ऑफ गिवन वॉल्यूम V1 containing gas at temperature T1. When you place the balloon in a colder room at temperature T2, the balloon temperature start to drop. What are the sign of the system? Q, W, N for this process। कह रहे एक बलून है, उसको उठाकर मैं ठंडे कमरे में रख दिया तो बताओ क्या होगा। और वो बलून पहले गर्म था,
तो ज़ाहिर सी बात है जब वो ठंडे कमरे में रखा जाएगा तो उसके अंदर से हीट रिलीज़ होगी। हीट जब रिलीज़ होती है तो नेगेटिव क्यू हो जाता है। हीट रिलीज़ होगी तो इंटरनल एनर्जी भी रिलीज़ होगी, कम होगी, तो नेगेटिव का ई भी आ जाएगा। तीसरा क्या, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर से क्या हो रहा है, सिस्टम उस पर काम कर रहा है। काम करने की वजह से ये दो चीज़ें हो रही है ना उसके साथ सिस्टम से, क्योंकि उसको हीट मिल रही है, तो वर्क भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे बेसिकली तीनों चीज़ें नेगेटिव होंगी, ये ई भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर देती हूँ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू molecular orbital theory, the 12 outermost electron in the O2 molecule are distributed as follows। अच्छा, यहाँ पे molecular orbital theory कहती थी कि जितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कैसे ये भी मैं आपको समझाती हूँ। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ऑक्सीजन की तो ये होती है 1s2 2s2 और 2p4, 8 होता है एटॉमिक नंबर। इसके हिसाब से देखो, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा और 3 ऑर्बिटल होते हैं पी के। तो एक ऑक्सीजन के 5 ऑर्बिटल है। इसके साथ आप मिला लो एक और ऑक्सीजन, उसके भी 5 ऑर्बिटल होंगे, दोनों के 5 ऑर्बिटल मिलेंगे तो मतलब 10 ऑर्बिटल, तो 10 ही बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल और 10 ही एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाना पसंद करते हैं बॉन्डिंग एटॉमिक मॉडल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो वो क्या करेंगे, चले जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में। अब चूँकि ये है टोटल 5, तो 5 के हिसाब से एक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 10 चले जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और जो बाकी बचेंगे, क्योंकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 के हो जाएंगे 12। तो उस हिसाब से 10 चले जाएंगे बॉन्डिंग में और बाकी के जो 2 बचेंगे वो चले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट्स दैट, ऑक्टेव का लॉ क्या कहता था कि हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी वापस रिपीट होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से अब आगे बढ़ोगे, एटॉमिक मास के हिसाब से आगे बढ़ोगे, तो हर 8वें के बाद वापस जो एलिमेंट रिपीट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट की जैसी होगी। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें 3 है, जैसे कि मैंने बताया, लीडिंग 0 नहीं गिने जाते। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ निकोटीन इज C10H14N2। मोलर मास, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन निकोटीन इज। अच्छा, अब यहाँ पे हमें मोलर मास गिवन है और बोला हुआ है कि नाइट्रोजन का निकाल के बताओ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो मोलर मास हमें गिवन है ना, इस मोलर मास से डिवाइड करवाएंगे हम मोलर मास नाइट्रोजन का। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14, 2 का क्या हो जाएगा 28, 28 को डिवाइड करवा दो टोटल मास से जो कि ये है। परसेंटेज निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप लोग 100 से। यही तरीका होता है ना परसेंटेज निकालने का। जैसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परसेंटेज निकालते हो, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी
जिसका मास है N2 का निकलना है, तो N2 का मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, तो 17.3% आ जाएगी। न्यूक्लियर रेडिएशन इज एमिटेड बाय दोज एलिमेंट दोज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो करते हैं रेडियो एक्टिविटी। अरेंज पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड बैरियम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। सबसे बड़ा बैरियम का होता है, उससे छोटा रुबिडियम का होता है, अच्छा उससे छोटा पोटेशियम का होता है, और सबसे छोटा कैल्शियम का होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को रख के देखो तो। एलिमेंट विद डैश फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज एंड डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली फॉर्म के टाइम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो एटम रिलीज करता है, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या होती है कि जब हम एटम के अंदर एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि वो रिलीज होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब होती है। लेकिन अगर जो कैटायंस होते हैं उनके लिए उल्टा होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में होती है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ईडीटीए जो है वो बेसिकली इसका जो नाम होता है वो तो होता है इथाइलिन डायामाइन टेट्राएसीटेट। तो ये बेसिकली हेक्साडेंटेट होता है क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे होते हैं, ये 6, इसका कोऑर्डिनेशन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। द आयुपैक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अच्छा ये जो है अगर चेन सेलेक्ट की जाए स्ट्रेट, कि डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है द आयुपैक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, अच्छा ये है। उसके अलावा यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, 5 4 और 5 पे लगा है डाई मिथाइल, 3 पे लगा है प्रोपाइल, और 1 पे लगा है हेक्सीन क्योंकि 1 पर आ रहा है। तो ये बेसिकली ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन बी। विच वन इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, ऐसी स्पीशी जो न्यूक्लियस पर अटैक करे, पॉजिटिव पर अटैक करे, वो न्यूक्लियोफाइल होगी। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो खुद नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा वो पॉजिटिव होगा, तो H3C पॉजिटिव वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है। अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, CF CBr। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम कार्बन ब्रोमीन की होगी, उससे कम कार्बन आयोडीन की होगी, सबसे कम कार्बन क्लोरीन की होगी। तो हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, और ये इसके आंसर्स हैं। अच्छा इनमें कुछ MCQs में मिस्टेक्स भी थी, तो जिनमें मिस्टेक्स हैं उनके आंसर्स शायद कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो सही हैं वो तो प्रॉपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।